स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे MSMEs के बारे में। जैसा कि आपका हरियाणा CET के सिलेबस में दिया गया है कि आपको MSME और साथ साथ जैसे SEZ हैं, MSME है, MNCs हैं, ये सारे टॉपिक्स डिटेल से पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ, बट आज की क्लास हमारी रहेगी MSMEs के बारे में। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्च का करंट अफेयर पढ़ाऊँगी हरियाणा का, जो हमारा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मार्च करंट अफेयर की रहने वाली है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ लेते हैं MSMEs के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है MSME का मीनिंग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें कौन से उद्योग आते हैं, जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग है, और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो सभी किस में आते हैं, MSMEs में आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, MSMEs को रखा है। जैसे आपने देखा होगा कुरकुरे वगैरह होता है, पैक्ड फूड होता है, वो सभी MSMEs में काउंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या है। जैसे माइक्रो है, माइक्रो में क्या क्या आता है, माइक्रो होती क्या है, यानी कि इसमें ना इनका एक्ट आया था MSME एक्ट 2006। उसके अकॉर्डिंग ना इन्होंने डेफिनेशंस दी थी अलग अलग, जैसे माइक्रो की अलग हो गई, स्मॉल की अलग है, तो ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कि 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार जिस प्लांट या मशीनरी में 25 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा 10 लाख तक के संयंत्र में इन्वेस्ट किया गया है, वही क्या होता है, माइक्रो एंटरप्राइजेज होता है। यानी कि जहां पर जो भी आपका सेटअप करना है वो 25 लाख तक का उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आप में उसमें जो संयंत्र वगैरह लगे, मशीन्स वगैरह लगी हैं, वो 10 लाख तक की होनी चाहिए, तभी उसे क्या कहा जाएगा कि वो कैसा एंटरप्राइजेज है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है। तो आपको याद रखना है 2006 के अनुसार 25 लाख किसके लिए है, यहाँ पर जो भी आपका प्लांट और मशीनरीज हैं उसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो संयंत्र लगाए जाएंगे उसमें उन सब के लिए 10 लाख अमाउंट फिक्स रखी गई है। तो आपको याद रखनी है ये बातें। प्लांट सेटअप के लिए जितना सेटअप करेंगे उसमें 25 लाख, साथ साथ जो भी उसमें सामान यूज होगा वो 10 लाख तक का उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो यही क्या है, आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस है। इसके बाद यहाँ पर ये इसमें पढ़ लेते हैं कोटेज और विलेज इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको खादी बोर्ड की जब क्लास कराई थी वहाँ पर मैंने आपको सारा डिटेल से पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कोटेज और विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में, जो पूर्ण या आंशिक रूप से किसी परिवार के सदस्यों के द्वारा स्थापित होती है। तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई गाँव है, गाँव में कोई एक परिवार है, वहाँ पर उस परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, तो वो मिलकर कुछ सेटअप कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, या अपने आसपास के जो भी पड़ोसी होते हैं उन्हें जोड़कर जो काम करते हैं उसे ही हम किसका नाम देते हैं, कोटेज या विलेज इंडस्ट्रीज का नाम दे देते हैं। इसमें ना बहुत कम अमाउंट की नीड होती है, वेरी लेस अमाउंट की नीड होती है इसमें, यानी कि बहुत कम पैसे की जरूरत होगी। साथ साथ जो ये उद्योग होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, परंपरागत उत्पादों से, परंपरागत तकनीक से बनाए जाते हैं। यानी कि उन्हें पहले से क्या होता है इसका, यानी कि पहले से उनके जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो सब पहले से इस काम को करते आ रहे हैं, पहले से ये सामान बनाते आ रहे हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं और वो अपनी उन्हीं तकनीकों का प्रयोग करके इस सामान का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो इसे हम कोटेज या विलेज इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में कि स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है। यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब है लघु, यानी कि छोटे, ठीक है। तो ये भी 2006 का डाटा है। 2006 के डाटा के अनुसार इसमें ना अभी कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट भी किया गया था, लेकिन पहले हम इसको जानते हैं। तो 2006 के डाटा के अनुसार किसी जो मैन्युफैक्चर का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वहाँ पर जो भी बना रही है उस सामान को, तो वहाँ पर क्या होगा, 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उस प्लांट में, मशीनरी में जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। किसमें, स्मॉल इंटरप्राइजेस में। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में क्या आता है,
इक्विपमेंट्स में आप 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो के बाद हमने पढ़ा है स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल में 10 लाख से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसमें, इक्विपमेंट्स में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी आपको सेटअप करना है उसके लिए 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये तभी आपका जो भी एंटरप्राइजेस है वो क्या कहा जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। इसके बाद है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो क्या होंगी, इन सबसे ऊपर होती हैं, जिसमें मीडियम वाला हमने पढ़ा है उसमें उससे ज़्यादा होगी, सॉरी मीडियम वाला रह गया। मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होगा, जहां पर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का सेटअप होगा मैन्युफैक्चरिंग का। साथ साथ संयंत्र में कितने रुपए का सेटअप होना चाहिए, 2 करोड़ से 5 करोड़। यहाँ पर 5 से 10 है और संयंत्र में 2 से 5 करोड़ है। तो याद रखनी है बातें, मीडियम में आपका 5 से 10 करोड़ है और संयंत्र में आपका 2 से 5 करोड़ लगेगा। और लार्ज स्केल की बात करेंगे तो वहां पर मीडियम से ऊपर की जो अमाउंट होगी वो इसमें रखी जाएगी। तो यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की भी हमने बात कर ली है, साथ साथ मीडियम की और यहाँ पर माइक्रो और स्मॉल की। तो आपको ये सारी बातें याद रख लेनी है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। माइक्रो में हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ी है, 25 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, 10 लाख तक का संयंत्र में। ये तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। इसके बाद हमने यहाँ पढ़ा है स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। स्मॉल में 25 से 5 करोड़ है और इक्विपमेंट्स में यहाँ पर 10 लाख से 2 करोड़ की सीमा है। इसके बाद मीडियम की बात कर लेते हैं तो 5 से 10 और 2 से 5, तो ये मीडियम है। लार्ज में इन सबसे ऊपर की अमाउंट रखी जाएगी, तो ये आपको अमाउंट्स याद रखनी है। इसके बाद पढ़ लेते हैं एमएसएमई एक्ट कब आया है, 2006 में आया है। तो ये बात याद रख लेनी है क्योंकि आपसे ना ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट कब आया था। हैफेड का एक्ट कब आया, HSIIDC का एक्ट कब आया है, एमएसएमई का एक्ट कब आया है, तो ये सब कब आए हैं, 2006 में ये एक्ट आए हैं। तो यहाँ पर आपके हरियाणा में जो एमएसएमई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। मैंने आपको ये इससे SEZ जब पढ़ाया था तो उसमें ये क्लस्टर बता दिए थे और मैंने कहा था कि मैं आपको ये एमएसएमई में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर गुरुग्राम है। गुरुग्राम में यहाँ पर लेदर वगैरह का सामान है, रेडीमेड है, गारमेंट्स हैं, IT सेक्टर है। तो ये सभी क्लस्टर कहाँ है आपका, गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम लेदर, रेडीमेड, गारमेंट्स और IT के लिए फेमस है। इसके बाद बात कर लेते हैं मानेसर की। मानेसर ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। तो मानेसर में किसका क्लस्टर है, ऑटो कंपोनेंट्स का, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का। फरीदाबाद आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, तो ये याद रखना है। तो गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद। गुरुग्राम लेदर के लिए, रेडीमेड के लिए और गारमेंट्स के लिए, मानेसर ऑटो कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फरीदाबाद इंजीनियरिंग। इसके बाद करनाल की बात कर लेते हैं। करनाल जो क्लस्टर है वो आपका प्रिंटिंग एटसेट्रा के लिए फेमस है। पानीपत आप सभी जानते हैं, टेक्सटाइल मशीन्स के लिए क्लस्टर माना जाता है। यमुनानगर प्लाईवुड का क्लस्टर माना जाता है। जगाधरी आपको पता है मेटल्स वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है, जो पीतल नगरी कही जाती है। इसके बाद छोटी पीतल नगरी कही जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपका कुंडली है। कुंडली आपके यहाँ पर स्टेनलेस स्टील वगैरह के लिए फेमस है। तो आपके ये कुछ क्लस्टर्स हैं जो हमने पढ़े हैं। इसमें करनाल है, पानीपत है, यमुनानगर है, जगाधरी है और कुंडली है, ठीक है। गुरुग्राम है, मानेसर है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। साथ साथ फरीदाबाद है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एमएसएमई क्लस्टर्स है जो आपके हरियाणा में स्थित है। अब एमएसएमई हरियाणा में कैसे है, मतलब इसकी क्या भूमिका है। किसी भी इकोनॉमी में एमएसएमई की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एमएसएमई जहां भी लगेंगे वो बड़ी स्तर पर क्या करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें उन्नति होगी। हमारी बेसिक नीड को पूरा करने में जरूरी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यानी कि छोटे इन्वेस्टमेंट से, कम इन्वेस्टमेंट से कॉटेज हम क्या स्थापित कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज को स्थापित करके खुद भी क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इसके बाद है 2006 के बाद में, अब यहाँ पर ना इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, अपडेट किया गया इसका डाटा। पहले 2006 में था, इसके बाद 2015 में डाटा को क्या किया गया है, अपडेट किया गया है। तो मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था, माइक्रो होगा, माइक्रो के साथ साथ यहाँ पर स्मॉल होगा, स्मॉल के साथ साथ मीडियम एंटरप्राइजेज होगा। तो ये 3 हमने पढ़े हैं और तीनों ही मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं। इसके साथ साथ लार्ज इंडस्ट्रीज में ज़्यादा अमाउंट लगी होती है। तो माइक्रो में क्या है, यहाँ पर अप टू 50 लाख, मैन्युफैक्चर में यहाँ पर कितना है, 50 लाख है। यहाँ पर सर्विस में 20 लाख है, तो और सर्विस में कितना है, यहाँ 20 लाख है।
इसके बाद स्मॉल की बात कर लेते हैं। ये 50 लाख से लेकर 10 यहाँ पर 10 करोड़ तक की स्मॉल में इन्वेस्टमेंट होगी और साथ साथ सर्विस में कितना होगा 20 लाख से 5 करोड़ तक का। मीडियम क्या होगा, मीडियम यहाँ पर 10 से 30 करोड़ है और यहाँ पर जो सर्विस है वहाँ पर 5 से 15 करोड़ है। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ, माइक्रो में 50 लाख, ठीक है, और यहाँ पर सर्विस में 20 लाख, स्मॉल में 50 से 10 करोड़, यहाँ पर 20 लाख से 5 करोड़, मीडियम में यहाँ पर हमने पढ़ा है 10 करोड़ से 30 करोड़ और यहाँ पर पड़ा है 5 से 15 करोड़। तो ये सारा डाटा आपको 2015 का भी याद रखना है और 2006 का भी याद रखना है क्योंकि जरूरी रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर है कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री। ये किसके द्वारा रन की जाती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, फैमिली मेंबर्स के द्वारा बहुत कम अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, इनको रन कर सकते हैं। ये गांव में स्थित होती हैं। ये क्या करती है, ये उद्योग ज़्यादातर कारीगरों द्वारा अपने घरों में ही चलाए जाते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है। ये किसने बोला था, पीएन दर्जी के द्वारा कहा गया था कि ये पारंपरिक तकनीकों की मदद से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं ये। तो ये पीएन धर ने बोली थी ये बात। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं ये, ठीक है, कौन से वाली, जो गाँव में स्थापित होती हैं, कम अमाउंट में इनको क्या किया जाता है, मतलब स्थापित किया जा सकता है। 2006 से पहले हम छोटे उद्योगों को अलग अलग तरीकों से क्या करते थे, डिफाइन करते थे। 2006 से ग्रामीण औद्योगिकरण आया और उसके बाद में यानी कि गांव में औद्योगिकरण आया। गांव में किसकी स्थापना की गई, जैसे आपके खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई, लोग अवेयर हुए और काम करने लगे। तो यहाँ पर 2006 के बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको गाँव का औद्योगिकरण देखने को मिलेगा। यानी कि गाँव में भी जो भी आपके छोटे एंटरप्राइजेज हैं वो स्थापित होने लगे थे। 2006 से उन सभी उद्योगों को इसमें शामिल किया गया जिसमें लगा पैसा 5 करोड़ तक के प्लांट और मशीनरी होंगी। तो यहाँ पर जितने जो भी उद्योग हैं वो इसमें शामिल कर लिए गए। कौन से उद्योग, जिसमें पैसा कितने तक का लगा है, 5 करोड़ तक का प्लांट और मशीनरी स्थापित की गई हैं, तो उन सबको इन उद्योगों में शामिल कर लिया गया। अब पढ़ते हैं हरियाणा में कुछ MSMEs के सेंटर्स कहाँ पर हैं। जैसे पानीपत है, पानीपत हैंडलूम या हथकरघा के लिए फेमस है, हाथ से सामान बनाने के लिए फेमस है। तो हैंडलूम के लिए कौन फेमस है, पानीपत फेमस है। अंबाला आप सभी जानते हैं साइंटिफिक सिटी कही जाती है, तो वैज्ञानिक उपकरण के लिए फेमस है। फरीदाबाद में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है। गुरुग्राम में ऑटो कंपोनेंट्स मिलते हैं। मानेसर में मैंने अभी आपको पढ़ाया क्लस्टर भी है, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल, आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है। पानीपत हैंडलूम के लिए, अंबाला साइंटिफिक उपकरणों के लिए, फरीदाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, गुरुग्राम ऑटो कंपोनेंट के लिए, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। कॉटेज कहाँ होता है, गांव में होता है, ठीक है। ये छोटे मतलब जो ग्रामीण उद्योग हैं उनसे रिलेटेड होगा। स्मॉल स्केल क्या होगा, ये सिटी में हो सकता है और अर्बन एरिया में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटेज में और कॉटेज इंडस्ट्रीज में साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी सिटी में होती है या फिर अर्बन, दोनों ही एरिया में हो सकती है, अर्बन और सब अर्बन एरिया में, मतलब ऐसे स्थान पर होंगी जहां पर गांव तो खत्म होता है और शहर शुरू होता हो। तो ऐसे स्थान पर शुरू होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बट कॉटेज इंडस्ट्रीज आपको गांव में देखने को मिलती हैं। ये फुल टाइम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको काम मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको ये पता होगा कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करना है। तो ये इसमें क्या होता है, मतलब डिफाइन होता है। तो फुल टाइम लेबर मिलता है, काम मिलता है। हरियाणा ऑटो कंपोनेंट के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर, फूड प्रोसेसर, इन सब का क्या है, बड़ा उत्पादक है। तो आपको याद रखना है हरियाणा किसका उत्पादक है, ऑटो कंपोनेंट का, वैज्ञानिक उपकरण का, सैनिटरी वेयर का, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर्स का, फूड प्रोसेसर का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी पहले भी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इसका ना अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसके अलग से मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये जो MSME है, इसका एक्ट कब पास हुआ था, 2006 में पास हुआ है। तो आपको याद रखना, एक्ट आपको सभी के याद रखने हैं, कौन सा एक्ट कब पास हुआ है। कैबिनेट मंत्री इनके कौन है, नारायण राणे हैं, ठीक है, नारायण राणे हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं नारायण राणे हैं। राज्य मंत्री की बात कर ली जाए तो भानु प्रताप जी हैं। MSME का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है कि वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना कारोबार हुआ है, यानी कितना प्रॉफिट वगैरह हुआ है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और क्या देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है। तो MSME का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया, इन्वेस्टमेंट के आधार पर और कारोबार के आधार पर किया गया है। इसके बाद है नोट, यहाँ पर
कुछ पॉइंट हैं, जैसे 1 जुलाई 2020 से पहले यहाँ पर केवल निवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। यानी कि पहले ऐसा माना जाता था, जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें केवल इन्वेस्टमेंट को ऐड किया गया था। 1 जुलाई 2020 के बाद हमने इसमें कारोबार, यानी कि जो भी कितना कारोबार हुआ उन सब चीज़ों का वर्गीकरण भी इसमें कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगा और कारोबार भी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एमएसएमई में चीन के बाद भारत कौन से स्थान पर आता है? सेकंड स्थान पर आता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना है। चाइना के बाद हम दूसरे स्थान पर आते हैं छोटे उद्योगों में, एमएसएमईज में। एमएसएमईज हमारे यहाँ क्या करता है? रोजगार सृजन का काम करता है, लोगों को काम देने का काम करता है। ये हमारी 30% ऑफ इंडियन जीडीपी क्रिएट करता है, 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर है ये जो आपका एमएसएमई है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, रोजगार सृजन का काम करेगा, 30% इंडियन जीडीपी देता है, 45% इंडियन एक्सपोर्ट का काम करता है। हरियाणा में टोटल एमएसएमई कितने हैं? 9.70 लाख। हरियाणा में टोटल कुल एमएसएमई 9.70 लाख है, 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर टोटल कितने एमएसएमई है? 9.70 लाख है, 20 लाख तक के लोगों को यहाँ पर रोजगार देता है। ये एमएसएमई विकास संस्थान कहाँ पर है हरियाणा में? तो करनाल में है, ये रीजनल है, तो आपको याद रखना है। रीजनल कार्यालय पूछेगा तो करनाल टिक करेंगे, बट वैसे विकास संस्थान पूछता है तो आपको भिवानी टिक करना होगा। एमएसएमई का क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में है और विकास संस्थान भिवानी में है। हरियाणा में एमएसएमई में जो सबसे उन्नत जिले हैं, सबसे बढ़िया जिले हैं, वो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और यमुनानगर है। तो बेस्ट जिले पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे? फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर। और सबसे पिछड़े जिले जो एमएसएमई में सबसे बैकवर्ड में है वो कौन से हैं? मेवात है, पलवल है और महेंद्रगढ़ है। तो ये एमएसएमई की लिस्ट में सबसे पिछड़े जिलों में काउंट किए जाते हैं। और सबसे बेस्ट जिले कौन से आते हैं आपके? फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और यमुनानगर है। रीजनल सेंटर पूछेगा एमएसएमई का तो आप करनाल टिक करेंगे, और एमएसएमई का विकास संस्थान पूछता है तो आपको भिवानी टिक करना होगा। तो यही पॉइंट मुझे आपको बताने थे जो आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। और चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है, रोजगार सृजन का काम करता है, 30% ऑफ जीडीपी का पार्ट है, 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर का काम कौन करते हैं हमारे यहाँ? एमएसएमई करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसका नेम है। इसका एक्ट 2006 में पास हुआ था, 2015 में इसकी जो अमाउंट्स वगैरह हैं उनमें कुछ अपडेट किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी और एक क्लास मेरी होगी एग्जाम फैक्ट अकेडमी चैनल पर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।